गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम क्लास 11 साइंस का चैप्टर 7 स्टडी करेंगे फिजिक्स में, दैट इज़ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। यानी कि इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करना है वो रोटेशनल मोशन स्टडी करना है। हमें रोटेशनल मोशन स्टडी करना है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हम जो एक बॉडी अज्यूम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ रिजिड बॉडी। इस बॉडी में रिजिड बॉडी का मीनिंग ये होता है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट। उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, यानी कि जिनके पार्टिकल्स चेंज नहीं करते अपनी पोजीशन, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। उसको हमें स्टडी करना है। अब उसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल स्टडी करने हैं। अब इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन से हैं? पहला है आपका सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पर हम पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। इससे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो जो क्वांटिटीज आपकी आएंगी इस मोशन को स्टडी करने के लिए, वो सारी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जब आपने लीनियर मोशन पढ़ा था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोटेशन मोशन। तो आपने जब लीनियर मोशन पढ़ा था तो लीनियर मोशन में एक वर्ड आया था इनर्शिया। उसका मीनिंग ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो स्टेट है उसको चेंज होने से अपोज करेगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हम टर्म पढ़ेंगे, बट वो रोटेशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। एंड नेक्स्ट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका कुछ सिमिलर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के। इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंप्लीट वेट उसका कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मास किस में चेंज हो जाता है, उसके वेट में चेंज हो जाता है। सो दिस वी हैव टू स्टडी ऑन इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या है, हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर कंप्लीट मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो पहले अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ आपके पास दो ही पार्टिकल हैं, ओनली 2 पार्टिकल यू हैव। तो सपोज फर्स्ट पार्टिकल ए, सेकंड पार्टिकल बी, हैविंग देयर मास m1 एंड m2 एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 एंड x2 फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इट इज द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये एक पॉइंट है ओरिजिन से। सपोज दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x। तो बड़ा सिंपल है, जो सेंटर ऑफ मास उसकी अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है x, तो वो क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट के मास, ये दोनों पार्टिकल्स ही a और b आपके दो पार्टिकल हैं, इनके मास अगर आपके सेम हैं तो आपका फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मीन हो जाएगा। यानी कि दोनों डिस्टेंसेस का मीन डिस्टेंस हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास का। अब अगर आपको इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में निकालना है, पोजीशन वेक्टर हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपना, जब हमने मोशन इन प्लेन स्टडी किया था। यानी कि पार्टिकल एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ए और बी। तब जो सेंटर ऑफ मास है, जो आपका ओरिजिन से r डिस्टेंस है, तो ये जो r है दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का, वो सिंपली क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। अब यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है कि ये पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर आ गया, आपका ओरिजिन पे। अगर आपका सेंटर ऑफ मास अगर आपका ओरिजिन पे आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है r, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आपका 0 हो गया ये, तो उस टाइम पर ये पैरामीटर आपका 0, यानी कि m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन में कैलकुलेट करना है, तो प्लेन का मीनिंग क्या है, किसी भी दो एक्सिस के बीच में ये जो आपका रीजन है दिस इज नोन एज प्लेन। तो अगर आपको x और y प्लेन में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे उस केस में हम x और y
यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है एक्स एक्सिस में अलग कैलकुलेट करेंगे, वाई एक्सिस में हम अलग कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स एक्सिस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू सो ऑन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। इससे पहले हमने सिर्फ 2 पार्टिकल का कैलकुलेट किया था, अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हम सभी को ऐड कर सकते हैं। ऐसे y एक्सिस में आपको करना हो तो m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इसी को अगर आपको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, r इजिकल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एंड m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन। तो अगर आपको एक्सिस में कैलकुलेट करना है, सेपरेट एक्सिस में, तो उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर x1 y1। अगर आपको तीनों एक्सिस में करना होता तो हम z भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। उसमें क्या हो जाता है m1 z1 प्लस m2 z2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई सेम m1 प्लस m2। अब हमने जितने भी अभी तक जो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं उसमें क्या किया है हमने, जो हमारे पार्टिकल्स थे वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन अगर आपकी बॉडी कंटिन्यूस है, तो अगर आपकी कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो उस केस में आप मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में लेके जाएंगे। यानी कि कुछ मास ये हो गया, कुछ मास ये हो गया, अलग अलग मास, और वो हम अज्यूम करते हैं डेल आई, यानी कि स्मॉल पार्ट। डेल का मीनिंग होता है स्मॉल पार्ट। उस टाइम पर आपका जो फॉर्मूला चेंज होगा, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन सिंपल जो मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो आपका लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको एक्स एक्सिस में कैलकुलेट करना है तो ये देखिए m1 की जगह मैंने क्या यूज़ किया है, डेल m1, क्योंकि अभी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूस है। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ आपका मास डेल आ जाएगा, डेल m1 डेल m2। अगर आपको कंप्लीट कैलकुलेट करना है तो कंटिन्यूस के केस में तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और अगर डिस्क्रीट है तो हम क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी कि पहले एक स्मॉल मास के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंप्लीट मास के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब सपोज कीजिए आपका जो मास है वो dm है, स्मॉल मास, तो नीचे भी आपका मास आ गया और ये आपका क्या आ गया, x डिस्टेंस। अब कंप्लीट मास ऑब्जेक्ट का मान लीजिए m है, तो ये कितना बन जाएगा, m, इसको मैं आउटसाइड ले आया तो 1/m x dm। सिमिलरली आप y और z एक्सिस के लिए भी कर सकते हो। y के लिए क्या होगा, 1/m y dm, और z के लिए क्या होगा, 1/m z dm। अब मुझे मैथमेटिकल सोल्व करना है कि मैंने लिख दिया कि सेंटर ऑफ मास आपका m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आया कैसे, वो हमें डिराइव करना है। अब सपोज कीजिए आपके पास 2 पार्टिकल हैं, एक m1 है जिसका मास, सेकंड का मास का आपका m2 है, एंड दे आर एट ए पोजीशन ऑफ r1 एंड r2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब बड़े सिंपल सी बात है, हमें पता है अगर 2 ऑब्जेक्ट ही हैं सिस्टम में तो वो दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। सो F21 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड एंड दिस इज फोर्स बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकंड, एक दूसरे पर फोर्स हैं। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्या कह रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स ए ने लगाया उतना ही फोर्स बी ने लगाया, लेकिन उनका जो एक्शन का जो नेचर होगा अपोजिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब इस सिस्टम पर मान लीजिए पहले वाले पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स m1 है, दूसरे पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, f2 है। तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है, तो क्या होगा, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं m1 पर, m1 पर 2 फोर्स हैं, पहला तो ये है m2 पार्टिकल की वजह से, दूसरा f1 जो आपका एक्सटर्नल है, ये हम लिख देंगे। मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली हम सेकंड पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड को अलग से ऐड करेंगे, राइट साइड को अलग से ऐड करेंगे। अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ, दोनों ही फोर्स एक दूसरे के सेम हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये पैरामीटर हमारा क्या हो गया, 0।
अब क्या रह गया हमारे पास F1 प्लस F2 जो आपके एक्सटर्नल फोर्स थे। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इन दोनों का समेशन आपका F है, तो ये आपका टोटल एक्सटर्नल फोर्स आ गया। आपका क्या आ गया? टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब ये किसके बराबर रह गया? ये जो आपका पैरामीटर है इसके इक्वल रह गया। तो अगले पेज पे मैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिस लिखूंगा। देखिए यही मैंने किया है, F एक्सटर्नल टोटल है ये F1 प्लस F2, आगे मैंने समेशन में लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा है छोटी क्लासेस में या आपके प्रीवियस चैप्टर में, जो वेलोसिटी है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हम लिखते हैं dr बाई डी टी, या dx बाई डी टी आपने पढ़ा होगा। x और r दोनों ही यहाँ पर आपके डिस्प्लेसमेंट हैं। अब वेलोसिटी को आपने क्या किया, वेलोसिटी के लिए आपने dr1 बाई डी टी एंड dr2 बाई डी टी सेकेंड के लिए चेंज कर दिया। अब यहाँ से मुझे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है m1 प्लस m2 से। अच्छा उससे पहले एक स्टेप और देख लीजिए, यहाँ से ये d बाई डी टी और यहाँ से ये d बाई डी टी मैंने कॉमन ले लिया। तो एक पहले से था, एक मैंने अंदर से कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2। अब डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया m1 प्लस m2 से, ये मैंने मल्टीप्लाई किया और ये मैंने इधर डिवाइड कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिस इज द फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स है, दोनों पार्टिकल का ये हो गया मास, तो फोर्स आ गया, मास आ गया। ये क्या होना चाहिए, दिस इज एक्सेलरेशन। थर्ड टर्म आपकी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन तब होगा जब किसका डबल डेरिवेटिव होता है, डिस्टेंस का, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, यानी कि डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का। तो ये आपका एक टाइप का डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो ये आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब आपको इसके मोशन को स्टडी करना है कि जो सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट किया उसका मोशन कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। अभी देखिए, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैंने लिख दिया। अब अगर सभी टोटल मास ऑब्जेक्ट का कितना है, सभी पार्टिकल को ऐड करने के बाद कैपिटल M, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, M आपका यहाँ पर आ जाएगा। MR ये कंप्लीट के लिए है, कंप्लीट मास है ये पार्टिकल्स के मास है अलग अलग। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ से, तो M बाहर रह जाएगा, इसका कोई आपका चेंज नहीं होगा, dr बाई डी टी। यहाँ पर भी मैंने इस साइड में आपका क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया, dr1 बाई डी टी, dr2 बाई डी टी। अब dr क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वेलोसिटी। ऐसे यहाँ पर भी वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी भी आ जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, m अगेन कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो अंदर क्या होगा, dv बाई डी टी, और यहाँ पर भी dv बाई डी टी, और ये भी आपका dv बाई डी टी। अब dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये तो एक्सेलरेशन कंप्लीट ऑब्जेक्ट का होगा, ये उनके पार्टिकल्स का होगा। देखिए जरा, ये आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर अदर पार्टिकल्स। अब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका फोर्स होता है। क्या होता है आपका, फोर्स। तो ये पहले, ये फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स एंड अप टू सो ऑन। अब जो मास इनटू एक्सेलरेशन है वो अब क्या होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स के, क्योंकि टोटल इंटरनल फोर्स तो आपस में कैंसिल आउट करेंगे। तो जो आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। अब अगर आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ये भी क्या होगा, जीरो, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ये कर दिया मैंने इक्वल टू जीरो। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेरिवेटिव अगर जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, वो पैरामीटर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब जो आपका मास है वो तो आपका कांस्टेंट है ही वैसे ही। इसका मतलब जब आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे ट्रैवल करता है सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखना, ये सेंटर ऑफ मास की बातें चल रही हैं। पहला है मोशन ऑफ फ्रैगमेंट
आफ्टर न्यूक्लियस डिके। ये कोई न्यूक्लियस है, मान लो यूरेनियम है, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब जो छोटा पार्ट है वो ग्रेटर वेलोसिटी से जाएगा, जो बिगर पार्ट है वो आपका स्मॉलर वेलोसिटी से जाएगा। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ तो वो आपका वहीं पर ही रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। उसके बाद मोशन ऑफ इंडियन क्लब। इंडियन क्लब आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम थ्रो करते हैं, हम खेल खेलते हैं उस टाइम पर। तो जब ये ऐसे थ्रो होता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है आपका इस टाइप से। अब इस टाइम में जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी सेंटर पे सेम रहेगी। आप डायग्राम बुक से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। यस, नेक्स्ट आपके पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, किसी भी आपके मॉलिक्यूल में दो एटम हैं, तो उनका जो मोशन होगा, मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, इस तरह से मोशन में है वो, तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा एक ही जगह लाई रखेगा। ऐसे ही अर्थ मून सिस्टम, ये हमारी अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये दोनों ही रिवॉल्व होते रहेंगे आपस में और इनका सेंटर ऑफ मास है वो आपका सेम कंजर्वेटिव रहेगा। ऐसे बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम का मीनिंग होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके दो ही स्टार हों, उसको हम बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। ये भी आपका इसी तरह से, जैसे ये फर्स्ट स्टार ऐसे मूव कर रहा है, ये आपका सेकंड स्टार मूव कर रहा है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो आपका क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है रोटेशनल मोशन। अब आपको रोटेशन मोशन स्टडी करना है। रोटेशन मोशन काफ़ी जगह आप यूज़ करते हो, जैसे आपकी बोतल है उसके आप ऊपर लिड अप्लाई करते हो, या आप डोर ओपन करते हो तब भी वो रोटेट होता है। तो काफ़ी सारे मोशन हैं जो रोटेशन मोशन में आते हैं, वो आपको स्टडी करने हैं। अब रोटेशन मोशन स्टडी करने से पहले हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है, उसको हमें स्टडी करना है। अब रिजिड बॉडी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपने जो पोजीशन उनकी फिक्स रहती है। वैसे तो एक्चुअल में कोई भी बॉडी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं होती है, बट हम जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन बहुत कम होता है, तो उनको हम फिक्स पोजीशन मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो स्टडी करना है पैरामीटर वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मीनिंग होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो उस डोर पे जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो टर्न हो गया, तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कितना होगा उसको हम स्टडी करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स से। अब सपोज कीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अब यहाँ पर कोई पार्टिकल P है, अब इस पर आपने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया है, अब ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये इसका फोर्स है, दोनों में एंगल कितना हो गया, फाई हो गया। अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर पोजीशन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। अब यहाँ पर आपको वेक्टर प्रोडक्ट पता होना चाहिए, जो हम फोर्थ चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि जो आपका C है, कोई भी वेक्टर अगर आपको आउटपुट में लेना है, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उनका क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं, AB साइन थीटा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमारा फोर्स हो गया, और ये जो R है दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे एक्सटेंड करें और ओरिजिन से एक लाइन लेके आएंगे। अब ये जो आपका D बन गया, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट हमें पता क्या है, R। तो हमें इस R को इस D की टर्म में लिखना है, ये एंगल हो गया फाई। तो यहाँ पर हम साइन फाई यूज करके R और D में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R साइन फाई। तो टाउ हमारे पास, इसको हम टाउ बोलते हैं, टॉर्क को टाउ भी बोलते हैं, तो ये इसका सिंबल होता है इस टाइप से, इज इक्वल टू RF साइन फाई। अब टाउ आपका होगा पॉजिटिव जब आप क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेंगे, और नेगेटिव कब होगा, जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब आपका फाई कितना होगा, 90 डिग्री। मिनिमम या जीरो कब होगा, जब फाई कितना होगा, 0 या
180 डिग्री। तो अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट आपको मैक्सिमम मिलेगा। ये हम डोर ओपन करते समय भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मीनिंग क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सारे के सारे मोमेंट क्या हो? इक्वल हो। अब ये मान लो कोई रोड है, अब ये मैंने पाइवेटेड कर रखी है पिन पॉइंट पे। अब ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। अब अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लिखना है तो ध्यान से देखिए, ये आपके क्या हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके क्या हैं? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में मुझे इक्वल करने हैं टॉर्क। अब ये टॉर्क इक्वल कैसे होंगे? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फर्स्ट फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F1 इंटू ओ ए, F1 इंटू ओ ए प्लस में अब ये है सेकंड F2 सेकंड फोर्स, सॉरी सेकंड फोर्स आपका F2 है। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? OB। सिमिलरली ये आपका OC, F3 के लिए क्या हो जाएगा? OC और F4 के लिए आपका OD, ये इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने पीछे कहा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो आपके एंटी क्लॉकवाइज हैं, दो आपके क्लॉकवाइज हैं। तो आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप अगर एक साइड ही लिखेंगे तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे तो दूसरी तरफ जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब है कपल। कपल का मतलब क्या है? आपने जो पहले पढ़ा है मोमेंट ऑफ फोर्स वही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो अलग अलग फोर्स अप्लाई होंगे, तो पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेज, लेकिन उनके लाइन ऑफ एक्शन आपके क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे आपकी ऑब्जेक्ट है ये, अब एक फोर्स इधर अप्लाई हो गया, एक फोर्स इधर अप्लाई हो गया, दोनों सेम हैं, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर, दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से हैं और ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है। अब अगर मुझे फर्स्ट टॉर्क कैलकुलेट करना है ये, तो ये क्या होगा? F क्रॉस R1 और सेकंड क्या होगा आपका? F क्रॉस R2। अब एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया है मैंने, इस वजह से इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है फोर्स की, इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब टोटल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी आपकी, यहाँ से आपको फोर्स को माना जाएगा R1 माइनस R2। अब इस ट्राइंगल से आप ये पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले में कि आपको वेक्टर एडिशन कैसे करना है। अब आपको R1 माइनस R2 कैलकुलेट करेंगे, दिस विल इक्वल टू R, तो R इंटू एफ, तो टाउ आपका क्या हो जाएगा? RF साइन फाई, यानी कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका होता है कपल। इसको हम टॉर्क भी बोल देते हैं कई बार। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। अब जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, देखिए जरा, जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी हुई तो उसमें क्या आ गया? मोमेंटम। सपोज कीजिए ये उसका मोमेंटम है P, सब कुछ सेम है, सेम डायग्राम है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है R, ये इसका आपका लाइन ऑफ फोर्स है, तो यही आपका मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका? लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका R आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए वही हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पर ये जब नॉर्मल बनेगा तो आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब इसको भी मुझे क्या करना है? R और D में रिलेशन निकालना है, तो D क्या होगा आपका? R साइन फाई, तो D की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? R साइन फाई, तो क्या बन गया? RP साइन फाई। अब देखिए यहाँ पर कि कौन सा कंपोनेंट आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? इस आपके मोमेंटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर ये फाई है तो P कोस थीटा और ये आपका P साइन थीटा। अगर मैंने P कोस फाई लिया है, क्या लिया है? P कोस फाई, तो ये एंगल देखिए कितना है, इसके साथ में और इसके साथ में 0 है, तो 0 के लिए साइन फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये कितना है? 90 डिग्री। तो
तो यानी कि जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वही एंगुलर मोमेंटम में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है आपका। अब आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो बड़े सिंपल से मैथमेटिकल डेरिवेशन है। देखिए ये हम बढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। दोनों तरफ मुझे डेरिवेटिव करना है इसका। जब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूँगा तो ये डेरिवेटिव आपका मल्टीप्लाई का यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिर्फ दो अलग अलग मैंने डेरिवेटिव किए हैं मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से। अब डी आर बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी, एंड डी पी बाई डी टी फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखूँगा तो मैं ये बन जाएगा वी पी साइन थीटा। अब क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम तो सेम डायरेक्शन होगी, यानी कि वी और पी पैरेलल में, जिधर आपकी वेलोसिटी होगी वही डायरेक्शन आपकी मोमेंटम की होगी। तो थीटा आपका जीरो, तो वी पी साइन जीरो यानी कि जीरो, तो ये कंपोनेंट तो हो गया जीरो। तो डी एल बाई डी टी क्या बच गया आपका, आर इंटू एफ, और आर इंटू एफ क्या होता है, टाउ। तो यानी कि जो आपका टाउ है, जो रोटेशन मोशन में आपका टाउ है, वो क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब आपके पास है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आपके पास है, वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास दो कंडीशन है। पहला आपके पास है रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दूसरा आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों ही कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही हैं, रोटेशनल की भी और ट्रांसलेशन की भी, दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे टोटल इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर उसमें सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में होगी। अब इनकी कंडीशन बड़ी सिंपल है, क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पहले स्टडी कर चुके हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये आपकी रोड है, कुछ फोर्स इधर अप्लाई हुए थे, कुछ फोर्स आपके यहाँ पे अप्लाई हुए थे, तो ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर आएगा ना ही इधर आएगा, रोटेट नहीं होगा, तो यहीं की रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये तब होगा जब सारे के सारे टॉर्क का सम कितना होगा, जीरो होगा। अब ट्रांसलेशन, ये ऑब्जेक्ट अब आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि फोर्स अगर आपका नीचे अप्लाई हो रहा है तो आपकी ऑब्जेक्ट नीचे चलना स्टार्ट कर देगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड इक्वल टू जीरो, जितने भी फोर्स लगे हैं सब क्या सम क्या होगा, जीरो, यानी कि दो फोर्स नीचे हैं, दो फोर्स आपके ऊपर हैं। अब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों ही टाइप का आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और रोटेशनल के लिए आपका टॉर्क, टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए, और ट्रांसलेशन के लिए आपका टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन सेकेंड वीडियो वी विल complete this chapter.